बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान इस खबर के साथ हाजिर हूँ कि इलेक्शंस होने के बावजूद, पूरे मुल्क में इलेक्शंस होने के बावजूद अभी तक ये रोना जारी है कि धांधली हुई है। कुछ उम्मीदवार जो हैं वो फॉर्म 45 के मुताबिक इंतखाबात के नताइज को चैलेंज कर रहे हैं। कुछ उम्मीदवार जो हैं उन्होंने अपनी शिकस्त कबूल कर ली है। लेकिन मुझे एक चीज़ पर दाद पेश करनी पड़ेगी। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब जो लाहौर के हलके से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे, नेशनल असम्बली का हलका, और उन्होंने अपने मुखालिफ उम्मीदवार लतीफ़ खोसा साहब जो PTI के उम्मीदवार थे कौमी असम्बली के, उनको मुबारकबाद पेश की। और ये बहुत बड़े ज़र्फ़ की बात होती है और ये आला ज़र्फ़ी का मुजाहरा करते हुए उन्होंने उस हलके के इंतखाबी नताइज को कबूल किया और अपनी शिकस्त को तस्लीम किया। बहुत अच्छी बात है, ये अच्छी रवायत है। सियासत में इसी रवायत को कायम रखना चाहिए। और सियासत के अंदर देखें, हार जीत खेल का हिस्सा है। कोई हारा कोई जीता, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ये इट वाज अनएक्सपेक्टेड कि शेख रुहेल असगर जो 3 बार MNA रहे, 2008 में, 2013 में, 2018 में, और बहुत अच्छा इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया उन्होंने। और जिस तरह वो उनको शिकस्त हुई उसके बाद उन्होंने कोई ऐसा रोना नहीं रोया कि जी धांधली हो गई, ये हो गया है तो फलां हो गया है। लेकिन यहाँ पर सर, चूँकि हमारे यहाँ पर रवायत है कि यहाँ पर जो हारता है वो धांधली का रोना शुरू कर देता है, किसी भी जमात से हो, तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। हमें तमाम जो नताइज हैं उसको कबूल करना चाहिए, चाहे वो किसी के हक में आए हैं, चाहे वो किसी के ख़िलाफ़ आए हैं। नताइज तो हैं। 2018 में इलेक्शन हुए, मैंने उस वक्त कहा था कि ये पाकिस्तान की सियासी तारीख के सबसे मुतनाज़ तरीन इलेक्शन है, जिसमें आपका RTS बैठा, जिसमें आपके इंतखाबी नताइज को रोका गया, जिसके मुताबिक फॉर्म 45 के मुताबिक इंतखाबी नताइज जारी नहीं हुए, उसका ऐलान नहीं किया गया। फॉर्म 45 जो है, देखें, उसके मुताबिक पता चलता है कि कौन सा कैंडिडेट विन कर रहा है या कौन सा कैंडिडेट जीता है। अब 2018 के इलेक्शंस इतने कंट्रोवर्शियल थे कि उस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट में जो जस्टिस मियां साकिब निसार साहब मौजूद थे, जो उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, जो PTI के सहूलतकार के तौर पर काम कर रहे थे, और वो बंदा वैसे तो अगर देखा जाए तो सर वो उसको तो जज नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो तो पोलिटिसाइज बंदा था और उसने पूरी जुडिशरी को पोलिटिसाइज किया। तो उसने क्या किया कि जब नून लीग के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाकर दरख्वास्त दी कि धांधली हुई है, और उन दरख्वास्तों पर समाअत करने की बजाय जस्टिस मियां साकिब निसार साहब ने उन तमाम दरख्वास्तों को रद्द कर दिया, उन पिटीशंस को मुस्तरद कर दिया कि जी इलेक्शंस हो गए हैं, और इलेक्शंस होने के बाद अब कोई नताइज को चैलेंज नहीं कर सकता। अब चूंकि अदालतें अगर इस मामले को लेकर बैठ गई हैं, मैं नहीं कहता कि बहुत गलत हुआ। देखें, सलमान अकरम राजा साहब का कहना है कि जी मैं जीता हुआ था और ओन चौधरी साहब जो हैं वो हारे हुए थे। अब उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया, जस्टिस अली बाकर नचवी हैं लाहौर हाई कोर्ट के, वो समाअत कर रहे हैं। क्या फैसला आता है डोंट नो, मुझे नहीं पता। लेकिन सर, वो हर उम्मीदवार का अपना हक है, वो अपने हक के मुताबिक उसको चैलेंज कर सकता है, वो उसको राइट है। वो समझता है कि अगर उसके साथ ज्यादती हुई है तो करे। लेकिन ये नहीं हो सकता कि पूरे पाकिस्तान के इंतखाबी नताइज को मुतनाज़ करार दे दिया जाए और कहा जाए कि चूंकि PTI 70 सीटों पर जीत रही थी तो PTI को जी 70 से जो है वो 40 पर लाया गया और 30 सीटें जो है उस पर धांधली करवा दी गई। इस तरह से ये गेम नहीं चलेगी। ये जो रंगबाजी है ना सर, ये पहले भी पाकिस्तान का जो जमहूरी इस्तेकाम है, पाकिस्तान की जो डेमोक्रेसी है, उसको इन तमाम चीज़ों से नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। 2013 में 4 हल्कों की बात थी, इमरान खान साहब ने पूरे इलेक्शन को मुतनाज़ बनाया। 2018 में वो जीते और जीतने के बावजूद वो धांधली का रोना रोते रहे, जबकि वो वज़ीर आज़म बने। और बेहतर था कि वो वज़ीर आज़म बनने के बाद उन तमाम हल्कों को खुलवाते, उनकी तहकीकात करवाते, जिन हल्कों पर उनको एतराज़ात थे, जिन पर उनको तहफ़्फ़ुज़ात थे, जिन हल्कों में वो कहते थे कि जी रिगिंग हुई है, उन हल्कों के नताइज को वो चैलेंज कर देते या उसको जो है वो इलेक्शन ट्राइब्यूनल में चैलेंज करते। तो सर, ये जो रंगबाजी है ना, और ये जो रविश कायम हो चुकी है कि हम इंतखाबी नताइज को तस्लीम नहीं करेंगे और हम इंतखाबी नताइज को नहीं मानेंगे, ये मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादा देर नहीं चल सकती। दूसरी बात ये कि देखें, अब वज़ीर आज़म कौन बनता है, वज़ीर आला कौन बनता है, ये अब जो सियासत की जो है ना टाइमिंग, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल आप समझ लें कि जितने लीडरान हैं वो सब एक साथ हो चुके हैं।
आसिफ अली जरदारी, मियाँ नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मौलाना फजल रहमान, अब सब मिलकर हुकूमत बनाते हैं। वो कोalition गवर्नमेंट में कौन अपोजिशन में बैठेगा? डेफिनेटली वो तो फिर पीटीआई बैठेगी ना। तो फिर अगर ये कोalition गवर्नमेंट में जाते हैं तो फिर स्पीकर कौमी असम्बली कौन होगा, चेयरमैन सेनेट कौन होगा, सदर ममलिकत कौन होगा, वज़ीर आज़म कौन होगा? तो ये तमाम चीज़ें जो हैं अब ये डिस्कस हो रही हैं। इन तमाम अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल हो रहा है, सियासी मुशावरत हो रही है। और देखा जाए तो मैं ये वैसे इस बात पर हैरान हूँ कि आई डोंट नो कि बिलावल किस मुंह से वज़ारत उज़्मा की बात कर रहे हैं। वैसे तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि बिलावल साहब वज़ारत उज़्मा की फरमाइश लेकर अपने पेटी भाइयों की तरफ रवाना हो गए और उन्होंने कहा कि जी चलो देर आए दुरुस्त आए। पहले तो बिलावल साहब ने दिल आप कहें कि जी दिल खोल के रज के मियाँ साहब के ऊपर तनकीद की, और डेफिनेटली करनी चाहिए। देखें, पॉलिटिकल लीडरान होते किस लिए हैं भाई? आपने अगर तनकीद ही नहीं की तो फिर तो आपने अपने मुखालफों के खिलाफ कुछ ना बोला। आपको तो पूरा राइट है, आपने तनकीद करनी है, आप मुकम्मल तौर पर तनकीद करें। लेकिन अब चूंकि बिलावल साहब उसी तनकीद के जो है ना, वो उसी तनकीद के बायस, उसी तनकीद को मद्देनज़र रखते हुए ये भी सोचें कि वो जिस पार्टी से, वो जिस लीडर से वज़ारत उज़्मा की फरमाइश कर रहे हैं उस पर वो तनकीद के नश्तर बरसा चुके हैं, और वो हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब। अब चूँकि नून लीग की जो सीटें हैं वो 79 हैं, पीपल्स पार्टी की 54-55 के करीब हैं, एमकेएम की 17 हैं, आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो 90 के करीब हैं। तो सर ये जो सारा मामला है ना, ये अब खिचड़ी पक चुकी है। क्योंकि अगर गौहर खान साहब के मुताबिक अगर वो ये कहते हैं कि हम लोग जो है वो हुकूमत बनाएंगे, तो मुझे नहीं समझ आ रही वो किस तरह हुकूमत बनाएंगे। क्योंकि अगर उनके 90 में से 10 उम्मीदवार भी, आज़ाद उम्मीदवार भी शामिल हो जाते हैं नून लीग में, और नून लीग में वो शामिल होते हैं, तो नून लीग की 89 सीट्स हो जाएंगी। उनकी जो है वो तकरीबन आई थिंक कोई 80 के करीब सीट्स हो जाएंगी। तो वो तो हुकूमत नहीं बना सकते अगर वो रिजर्व भी डाल लें। दूसरा कि पीटीआई जो है वो अब तक ये जितने लोग कामयाब हुए ये सब आज़ाद उम्मीदवार हैं, ये सब आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर हुए हैं। ठीक है, अब इन्होंने किसी पार्टी में शामिल होना है। उसके बाद तहरीक-ए-इंसाफ चूँकि रजिस्टर्ड पार्टी तो नहीं है, तहरीक-ए-इंसाफ में शामिल होंगे, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस होने हैं, उसके बाद का क्या सिनेरियो होता है उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन इस वक्त जो डिमांड बिलावल कर रहे हैं, जो वो कह रहे हैं कि मुझे वज़ारत उज़्मा मिलनी चाहिए और मैं वज़ारत उज़्मा का हकदार हूँ, मैं समझता हूँ कि सर नून लीग कभी भी बिलावल भुट्टो को वज़ारत उज़्मा के लिए नॉमिनेट नहीं करेगी। क्योंकि बिलावल साहब जो है उनको पीपल्स पार्टी भी नहीं चाहेगी कि वो इन हालात में वज़ीर आज़म बने। और ख़ास करके अगर बिलावल साहब रंगबाजी करने की कोशिश करें कि अगर नून लीग से बात नहीं बन रही तो फिर आज़ादों के साथ बैठ जाओ, तो सर बिलावल साहब को ये चीज़ माइंड में रखनी चाहिए। ये वही तहरीक-ए-इंसाफ है जिसने असम्बलियाँ तोड़ी, और ये वही तहरीक-ए-इंसाफ है जिसने इस बुनियाद पर असम्बलियाँ तोड़ी थी कि शहबाज शरीफ की वफाक में हुकूमत ख़त्म हो जाए और इतना प्रेशर डाल जाए कि इलेक्शंस हो जाएँ। और फिर आपके सामने था वो सुप्रीम कोर्ट का 14 मई का ऑर्डर, उमर अताब बंदयाल का 3 रुकनी बेंच का ऑर्डर कि जी पंजाब में 14 मई को इलेक्शंस करवाओ। उन्होंने वो फैसला पकड़ के जूते की नोक पर रखा और मुस्तरद कर दिया। बिलावल साहब तो दोनों तरफ से फंसे हुए हैं। हाँ, अगर शहबाज शरीफ साहब की कोई लॉटरी निकल आती है तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन अभी ये चूँकि डिसाइड होना है कि शहबाज साहब पंजाब में जाएंगे या वफाक में हुकूमत करेंगे। क्योंकि अगर वो पंजाब में सीएम के तौर पर आते हैं तो फिर वफाक में डेफिनेटली मियाँ साहब वज़ीर आज़म बनेंगे, मियाँ नवाज शरीफ साहब। तो ये इतना आसान तो नहीं होगा, क्योंकि नवाज शरीफ साहब जो है उन्होंने अपनी तबीयत को भी देखना है, अपने कुछ मामलात को भी देखना है, और हो सकता है वो इन हालात में हुकूमत ना करें। क्योंकि जब वो समझते हैं कि अगर हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं है, 2 तिहाई अक्सरियत नहीं है, तो फिर तो हम वफाक में मैं वज़ीर आज़म के तौर पर एडजस्ट नहीं हो सकता, तो वो शहबाज शरीफ साहब को नॉमिनेट कर दें और पंजाब में मरीम नवाज साहिबा वज़ीर आला पंजाब बन जाए, ये भी हो सकता है। तो बड़े ऑप्शंस हैं, लेकिन इस वक्त कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। लास्ट बात मैंने आपसे करनी है वो ये कि मोहसिन नकवी साहब वज़ीर आला पंजाब, उन्होंने एक मीडिया के कुछ नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, और वो इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि 9 मई के वाक़यात को दोहराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कुछ लोगों की कॉल्स रिकॉर्ड की गई हैं, कुछ लोगों का मुकम्मल तौर पर डाटा निकाला गया, उनका डाटा ट्रेस आउट किया गया और देखा गया कि वो लोग जो गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, जो वो बात कर रहे हैं, उसमें वो ये बता रहे हैं कि 9 मई की प्लानिंग कैसे करनी है। सर मैं फिर यही बात करूँगा कि अगर इमरान खान साहब समझते हैं कि इंतखाबात होने के बाद
अवाम के वोटों की ताकत से उनके तमाम गुनाह धुल चुके हैं और पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की नज़र में वो हीरो बन चुके हैं और पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त हो चुकी है, तो सर इमरान खान साहब फिर ये बात याद रखें कि जो अंजाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का हुआ था, इमरान खान साहब उस अंजाम से बरी ज़िम्मा नहीं हो सकते। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि इमरान खान साहब अगर समझते हैं कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट से ज़्यादा ताकतवर आवाम है, तो सर फिर इमरान खान साहब ये बात याद रखें कि जब तक उनके केसेस के फैसले नहीं हो जाते और जब तक वो क्लियर नहीं हो जाते, तो इट मीन्स कि वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की नज़रों में फ़ारग हैं। ये बात तो मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के साथ जब तक वो अपने मामलात को बेहतर नहीं करेंगे, जब तक वो रिकन्सिलिएशन के ऊपर नहीं जाएंगे, जब तक वो उन हालात से नहीं निकल सकेंगे जो हालात उन्होंने क्रिएट किए और जो सिचुएशन उन्होंने इस मुल्क के लिए क्रिएट की, जो पाकिस्तान के रियासती इदारों के ख़िलाफ़ गई, जो पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ एक जहर बनी, एक आप समझ लें कि नफरत का सबब बनी, एक साजिश के तौर पर पहचानी गई, तो इमरान खान साहब माफ़ी के समझने के काबिल नहीं है, वो माफ़ी के कायल नहीं है। क्योंकि जब तक वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के सामने ये हरकतें करेंगे और बार बार ये हरकतें दोहराएंगे, सर उनको माफ़ी कोई नहीं मिलनी। ये बात मेरी आप लिख लें, क्योंकि इमरान खान साहब अगर ये समझते हैं कि 9 मई की तर्स का एक और वाक़या हो जाए, अवाम सड़कों पर निकल आए और अब तो अवाम ने हमें मैंडेट दे दिया, अवाम के वोट की ताकत से हम फिर उभर कर सामने आए और रजब तैयब एर्दोगान की तरह हैं, रजब तैयब एर्दोगान को बचाने जब लोग निकले थे, टर्की के अंदर वो इनकलाब आया, लोग टैंकों के नीचे लेट गए और इमरान खान साहब बाद में ये एक्सपेक्ट कर रहे थे 9 मई को कि लोग टैंकों के नीचे लेटेंगे और लोग मेरे लिए बाहर निकलेंगे। तो सर पाकिस्तान में इमरान खान साहब इतने बड़े लीडर नहीं हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक नेशनल लीडर थे, उनके अंदर एक स्पिरिट थी, आइडियोलॉजी थी, प्रिंसिपल्स थे, उनको लोग सुनने के लिए बेताब होते थे, लोग छतों पर आ जाते थे, उनकी तकरीर को सुनते थे। उस लीडर की आवाज़ इतनी दबंग आवाज़ थी, इतनी आप समझ लें कि उसकी आवाज़ में इतना वज़न था कि जब वो तकरीर करता था तो लोग उसको पसंद करते थे, लोग उसको सुनने के लिए बेताब होते थे। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, जिनको मरी के गेस्ट हाउस में ज़ियाउल हक जैसे डिक्टेटरों ने सल्यूट किया हुआ है, फिर वही डिक्टेटर इस मुल्क के लिए आप समझ लें कि नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान का सबब बने और उन्होंने पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमतों का तख्ता उल्टा, पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट थी उसको किस तरह से साजिश के तहत ख़त्म करवाया। एक बहुत बड़ा मुंतखब लीडर जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिसको तख्ता-ए-दार पर लटकाया गया और उस वक्त ज़ियाउल हक ने पाकिस्तान की जुडिशरी को पोलिटिसाइज़ किया। और इसी तरह आज अगर इमरान खान साहब ये समझते हैं कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की नज़रों में उनके गुनाह माफ़ हो जाएंगे और इलेक्शंस हो गए हैं और इलेक्शंस होने के बाद हम इमरान खान साहब बरी ज़िम्मा हो गए हैं, तो सर नॉट एट ऑल। ये लिख कर देने को तैयार हूँ, ये जब तक इमरान खान साहब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ बाजू से बाजू मिलाकर नहीं चलेंगे, अपने मामलात को बेहतर नहीं करेंगे, तब तक उनकी कोई माफ़ी नहीं है। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आला निगहबान।